Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of net profit, or it is also known with the name of economic profit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था प्रॉफिट के रिगार्डिंग, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किया था। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने स्टडी किया था, इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट के केस में पहले हम बात करेंगे अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं देन दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन को फॉलो किया जाता है, ईच एंड एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ सैक्रिफाइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, और ऑल्टरनेटिव्स के सेक्रीफाइस की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हर एक बिजनेस डिसीजन पर इम्प्लॉयड किया जाता है। These implicit costs are taken out from the accounting profit to get economic और net profit, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट था उसमें से जब हम इन इम्प्लिसिट कॉस्ट को, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या सेक्रीफाइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मिल जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं उसको, व्हेनेवर वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज इम्प्लिसिट कॉस्ट अराइजिंग ड्यू टू द सैक्रिफाइस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट, वी आर गेटिंग इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इकोनॉमिक और नेट प्रॉफिट इज लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अमाउंट को अकाउंटिंग प्रॉफिट में से कम कर दीजिए तो आपको इकोनॉमिक या नेट प्रॉफिट मिल जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन जब हम लार्ज कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं जिनका ऑनरशिप और मैनेजमेंट से बिल्कुल सेपरेशन होता है, वहां जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट निल होती है, और इसके निल होने की वजह से उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट होता ही नहीं है, केवल ग्रॉस प्रॉफिट ही उसमें इन्वॉल्व होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट, द सरप्लस लेफ्ट विद द एंटरप्रेन्योर आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स के साथ में बचा हुआ वो सरप्लस होता है जब हम सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और उसके साथ साथ सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट को पे कर देते हैं, और ये बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो जो फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट का या इकोनॉमिक प्रॉफिट का वो कुछ इस तरह से बनेगा, नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और हमने टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को स्टडी किया है इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और डेवलप हो जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट के रिगार्डिंग, एंड इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो, डिटरमाइन करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में इम्प्लिसिट कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा। तो व्हेनेवर इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एडेड इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देन द कंपनी इज गेटिंग इट्स ग्रॉस प्रॉफिट। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं नेट प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मुझे इम्प्लिसिट कॉस्ट मिल जाएगी। तो जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते और बाकी सारे एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू में से, तो जो सरप्लस बचा वो तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जब हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस कर देते हैं,
तो टोटल रेवेन्यू में से जो सरप्लस बचता है एंटरप्रेन्योर के पास उसे हम नेट प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट का नाम देते हैं। ओके, सो दिस व्यू इज क्लियर। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योर का वो उसका रिवॉर्ड होता है। और वो रिवॉर्ड क्यों होता है उसके लिए? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे उसकी रिस्क बियरिंग एबिलिटी के लिए मिलता है उसकी इनोवेटिव स्पिरिट, वो नए नए इन्वेंशंस को फॉलो करता है, नए नए टेक्निक्स को फॉलो करता है, नए नए फीचर्स के साथ में प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराता है, बार्गेनिंग को फोकस करता है और उसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अरेंज करता है। तो उसकी बार्गेनिंग एबिलिटी के लिए, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए और रिस्क को फॉलो करने के लिए उसको ये प्रॉफिट रिवॉर्ड के रूप में मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वाइंडफॉल गेन्स ड्यू टू सडन राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि मार्केट में अगर गुड्स के प्राइस में अचानक से राइज हुआ तो उसका फायदा उठाते हुए वो क्या करे, गेन को फॉलो करे। तो इन सारे परफॉर्मेंस या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी एंटरप्रेन्योर को नेट प्रॉफिट पे किया जाता है। इसी वजह से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करना जरूरी होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल प्रॉफिट का और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ये तो हमें पता ही है कि जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस एंटरप्राइज को रन करता है, उसके ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है, तो उसे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। जैसे वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बेयर करता है, डिफरेंट टाइप के फैक्टर सर्विसेज को वो ऑर्गेनाइज करता है, उनको मैनेज करता है। ऐसे और बहुत सारे टास्क है जो उसे परफॉर्म करने होते हैं जब वो डिफरेंट टाइप के बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट विच द एंटरप्रेन्योर मस्ट गेट इन द लॉन्ग रन सो दैट ही इज इंड्यूस्ड टू कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज रिसोर्सेज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म और फॉर रिटेनिंग हिज सर्विसेज। तो अपनी सर्विसेज को रिटेन करने के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसको एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाना जरूरी है। ये मिनिमम रीजनेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अगर इसको ये मिलता है तो इसके बेसिस पर इसको एक इंड्यूसमेंट मिलता है और इस इंड्यूसमेंट के बेसिस पर वो अपने रिसोर्सेज को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए रखता है या फिर अपनी सर्विसेज को प्रॉपर्ली रिटेन रखता है। तो हम इसको इसी वजह से कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, किसी भी फर्म के लिए। ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर के टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये इक्विवेलेंट होती है एंटरप्रेन्योर की ट्रांसफर अर्निंग के बराबर। क्या मतलब हुआ ट्रांसफर अर्निंग के बराबर है कि यदि एंटरप्रेन्योर इस नॉर्मल प्रॉफिट को लॉन्ग रन में अर्न करने में फेल हो जाता है, मान लीजिए कि लॉन्ग रन में एंटरप्रेन्योर ऑपरेट कर रहा है और उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा वो? तो इस केस में वो अपने ऑपरेशन को क्लोज डाउन कर देगा और इंडस्ट्री में अपने फर्म के ऑपरेशन को क्विट कर देगा और अपने रिसोर्सेज को कहीं और शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, नॉर्मल प्रॉफिट हो नहीं रहा है उसको, तो वो लगातार लॉस की सिचुएशन तो फेस करेगा नहीं। तो वो एक ऐसे ऑप्शन को फॉलो करेगा जहां उसको कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करने का मौका मिले, जिसके बेसिस पर वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाए, अपनी सर्विसेज को प्रॉपर वे में रेंडर कर पाए। तो हम इस मिनिमम प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टडी की है, उसमें हम 4 फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए रेंट हो गया, लेबर के लिए वेजेस हो गए, कैपिटल के लिए वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट हो गया। तो इन चारों फैक्टर्स की जो प्राइजेज हैं उनको हम कंप्लीट कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। इसका मतलब जब हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं तो प्रॉफिट को भी हम कॉस्ट के एक पार्ट के फॉर्म में इंक्लूड करते हैं। ये वो मिनिमम प्रॉफिट होता है जो एंटरप्रेन्योर को अर्न करना होता है अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर सर्विसेज है उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो प्राइस पे किया गया इसको अपनी एंटरप्रेन्योर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए
उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट के कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम कॉस्ट कैलकुलेट करते समय इनकॉर्पोरेट करते ही करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को कंसीडर करूं तो उस केस में जो एवरेज रेवेन्यू होगा यानी कि प्राइस पर यूनिट वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा और उस केस में जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। और जितनी भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर दे आर ओनली गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। उनको लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होता है। इसको हम एक पर्टिकुलर ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैंने दिखाया है कि एक फर्म है जो लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। जैसा कि मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट को और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ एक कर्व है LAC कर्व और रेवेन्यू कर्व है एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की सिचुएशन है तो यह जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के इक्वल होगा, दोनों कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे पर। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है तो एक ही पर्टिकुलर प्राइस यानी कि OP पर सारी फर्म्स अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। दिस पर्टिकुलर कर्व इज द LAC कर्व जो इस एवरेज रेवेन्यू कर्व पर टेंजेंट है और जो LMC कर्व है वो उसको उसके लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो LAC कर्व है इट इज टेंजेंट, LAC कर्व पर AR कर्व टेंजेंट है, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस पॉइंट E पर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पर आउटपुट आया है निकल कर OM, तो ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट और इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। यानी कि ये वो कंडीशन है जहां जो फर्म है वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में मैंने एग्जांपल को रिप्रेजेंट किया है जहां फर्म एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के बराबर रखते हुए नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही है। अगर इसको इस नॉर्मल प्रॉफिट से कम प्रॉफिट होगा यानी कि इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाए, एवरेज कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, तो जो उसका एवरेज रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो अब वो नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करने की सिचुएशन में नहीं रहेगा। तब क्या करेगा, ये अपने ऑपरेशंस को क्लोज कर देगा और ऐसी इंडस्ट्री को सर्च करेगा जहां वो अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करके वहां ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके। तो इस पर्टिकुलर मिनिमम प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं जो फर्म के ऑपरेशंस को लॉन्ग पीरियड में कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होती है। ओके, थैंक यू।